दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। किसकी? करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो अभी चर्चा में बनी हुई है। हमारा G20 9 से 10 सितंबर के बीच में तो हो गया है, लेकिन इस सितंबर के बीच में होने से G20 ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने पेश कर दी हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इस चर्चा की बात पूरी इन न्यूज प्रोग्राम के माध्यम से करने वाले हैं। अगर आप तो अभी तक चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे G20 की जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के मुख्य अंशों की बात करेंगे। G20 में बहुत सारी बातें हुई, आप लोगों को पता होगा। 2 दिन बैठक चली है, तो पूरी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, हमने भी नहीं सुना, लेकिन जो उसके कुछ अंश हैं, कुछ इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, एक एक करके उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मुख्य बातें हैं, वैसे तो 83 बातें हैं, लेकिन हम 10 बातों के माध्यम से इसकी टोटल बात कर लेंगे पूरा 83 की। ठीक है, सबसे पहले हम संदर्भ की बात करेंगे, फिर मुख्य बिंदु की बात करेंगे, फिर क्या निर्णय लिए गए हैं, और लास्ट में इसने अध्यक्षता किसको सौंप दी इसकी भी हम बात करेंगे, और किसके द्वारा अध्यक्षता भारत के पास आई थी इसकी बात करेंगे। तो आप G20 की बात जानते होंगे। ठीक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इसका हमारा जो थीम थी वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम के नाम से आप लोग इस चीज से अवगत होंगे। चैनल को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है हर इंसान को, और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को जो आप शेयर करते हो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप में सारे में आप शेयर करेंगे, फैमिली बड़ी होगी हमारी आपकी, तो उससे मोटिवेशन ही मिलेगा। सबसे पहले हम इसके संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ क्या है? तो संदर्भ की बात करें तो भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन पहले दिन की जो नई दिल्ली G20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों ने सहमति अपनी बना दी थी, और एक बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा गया था। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जब भी किसी देश में होता है तो उस घोषणा पत्र को लाया जाता है। उस घोषणा पत्र पर अगर सहमति बन जाती है तो कहीं ना कहीं उस जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन को एक अलग ही दिशा के मूर्त रूप मिल जाता है। तो आप समझिएगा कि भारत की अध्यक्षता में इसको पहले दिन ही नई दिल्ली में G20 जो लीडरशिप थी उस घोषणा पत्र पर सहमति सारे देशों की बन चुकी थी। ठीक है, तो आप लोग ये समझ चुके होंगे, सहमति मिल गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे। ये जो चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र को याद रखिएगा। ये चित्र जो है वो एग्जाम में हो सकता है कभी भी पूछ लिया जाए कि G20 में किस चित्र को बाहर प्रदर्शित किया गया था, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रमुख बिंदु की बात करें, सम्मेलन के पहले दिन का जो पहला सत्र था उसको वन अर्थ और दूसरा सत्र को वन फैमिली के नाम पर प्रदर्शित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बातें थी। 83 बिंदुओं पर नई दिल्ली में घोषणा पत्र पर जो मुख्य अंश है उसमें वो रखा गया था। उस मुख्य अंश पर जो नई दिल्ली में घोषणा पत्र पर सबकी सहमति बन चुकी थी। तो 83 बिंदुओं को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जिस चीज को समझने वाले हैं, पहली हमारी जो घोषणा है हुई थी, तो यूक्रेन युद्ध पर अप्रत्यक्ष रूप से जो घोषणा की गई थी उसकी हम बात करेंगे। तो हम बात वो कर रहे हैं जो वहां पे बातें हुई थी, तो उसका जो अंश के रूप में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, चलो यूक्रेन युद्ध पर जो अप्रत्यक्ष रूप से बातें हुई उसके देखते हैं। तो युद्धों से अत्यधिक मानवीय पीड़ा हुई है और संघर्ष का प्रतिकूल भी प्रभाव पड़ा है। सभी देशों को किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल का प्रयोग और धमकी देने से बचना चाहिए, ऐसा उसने घोषणा पत्र में बोला गया। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल या धमकी देना अस्वीकार है। याद रखिएगा, इस घोषणा पत्र में बोला गया है जो यूक्रेन युद्ध हुआ उसमें बोला है कि एक दूसरे की क्षेत्र की जो अखंडता है उसके खिलाफ या भूभाग पर कब्जे के बल का प्रयोग से या धमकी देने से बचना है अब, और साथ में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से या धमकी देने से भी बचना है, क्योंकि इसमें मानवीय पीड़ा होती है और कहीं ना कहीं संघर्ष इसमें प्रतिकूल साबित होता है। तो ये बात थी यूक्रेन युद्ध के बारे में जो बात हुई है। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, जो चित्र मैंने लगाए हैं आप लोगों के लिए ऐसे नहीं लगाए हैं जो आप देख रहे हो डायग्राम या मैप के माध्यम से, ये मैंने ऐसे ही लगाए हैं। इसका हर चीज का मोटिव है। यहाँ पे G20 लिखा है, G20 में आप देखिएगा कमल का पुष्प है। तो एग्जाम में आ सकता है G20 में किस चीज का पुष्प था। जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना धीरे धीरे हर बात को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो बात हो रही है आतंकवाद और धन शोधन पर। धन शोधन बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग पर बात हो रही है और आतंकवाद पर। तो यह इन्होंने क्या बात की है भारत के द्वारा, हम शांति के लिए सभी धर्मों की प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं और सहिष्णुता, धर्म, विश्वास के नाम पर सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं। याद रखिएगा, इन्होंने कहा है कि असहिष्णुता, धर्म और विश्वास के नाम पर जो भी आतंकवाद है उस पर हम निंदा करते हैं जो धर्म के नाम पर चलाया जाता है।
आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। ऐसा इस घोषणा पत्र में कहा गया है। जो आतंकवाद है अंतर्राष्ट्रीय लिए, भारत के लिए नहीं बल्कि हर देश के लिए शांति और सुरक्षा के मामले के लिए बहुत गंभीर हथियार के रूप में इसको देखा जाता है, इसलिए गंभीर खतरा से बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे और बात करते हैं आतंकवादियों की। तो आतंकवादी समूह को सुरक्षित पनाहगाह और गतिविधियां चलाने की स्वतंत्रता, आवाजाही या भर्ती के साथ साथ वित्तीय, मतलब कि जो पैसे का लेन देन होता है उसका, वित्तीय, भौतिक और राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में इस घोषणा में कहा किया गया, इसको समझते हैं। आतंकवाद के ऊपर क्या बोला गया, धन शोधन पर क्या बोला गया, इसको समझते हैं। इन्होंने कहा है कि जो भी स्वतंत्रता हो उनकी, या आवाजाही हो उनकी, आवाजाही के साथ साथ जो भी भर्ती होती है उनकी, भर्ती के साथ साथ जो वित्तीय रुपयों का ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में, या फिर भौतिक संपत्ति को जो यूज करते हैं उसके बारे में, या जो पॉलिटिक्स राजनीतिक समर्थन उनको मिलता है उस तरीके से इनको हर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से वंचित कर देना चाहिए। जिससे जो पनाह मिलती है उन आतंकवादियों को जब पनाह नहीं मिलेगी, जो सुरक्षित पनाह मिलती है वो सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनको जो वर्चस्व है वो कम होता दिखेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको भरपूर समर्थन मिलना चाहिए इस चीज का। नेक्स्ट बात हुई है क्रिप्टो करेंसी की। किस चीज की बात हुई है, हमारी क्रिप्टो करेंसी की इस घोषणा में बात की गई है। आप इस चित्र को फिर से मैंने लगाया है, तो G20 का चित्र है ये, जो कमल का चित्र है वो भी है, वसुदेव कुटुंब का भी इसमें साइन थीम बना हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का इसमें थीम है। जो ये थीम जो आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, हर थीम को याद रखने की कोशिश करिएगा। इसलिए हमारी जो घोषणा पे साइन हुए हैं, सम्मेलन हुआ है, सहमति बनी हुई है क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको देख के चलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर नीति और विनियमन, मतलब कि जो पॉलिसी है और रेगुलेशन है उसको केंद्रीय डिजिटल मुद्रा, डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI के लिए बुनियादी ढांचे की प्रतिबद्धता को यहाँ पे दर्शाया गया है। क्रिप्टो करेंसी के लिए बोला गया है कि जो नीति और विनिमय बने हुए रेगुलेशन है उनको इस तरीके से बनाना है कि डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित किया सके, ऐसी पारिस्थितिकी मतलब कि ऐसा पर्यावरण तंत्र को विकसित करना है जिसको AI के माध्यम से प्रतिबद्ध करना है, जो खतरा ना हो, उससे इस तरीके की यहाँ पे प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अर्थव्यवस्था और जलवायु, इकोनॉमी और जो एनवायरनमेंट है उसकी बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चर्चा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं पेरिस सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात की है घोषणा पत्र में कोयला आधारित बिजली के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। किसके लिए, कोयला, तो हमारा कोयला होता है उसको हम दहन करते हैं, उस दहन को यहाँ पे कम करने की प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन अर्थात सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है, ये भी बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन सब्सिडी है, उस सब्सिडी को यहाँ पे खत्म करने के लिए बताया गया है कि ये भी खत्म करना है। विकासशील देशों के लिए, विकासशील जो डेवलपमेंट जो कंपनी है उनके लिए, देश है उनके लिए बोला गया है, जो विकासशील देश है ऊर्जा संक्रमण के लिए कम लागत वाले वित्त पोषण के प्रयासों में तेजी लाना होगा। कहा गया है जो विकासशील देश हैं उनको ऊर्जा के संक्रमण जो बीच की स्थिति उनके बीच में बनी हुई है, क्योंकि वो कोयला को अभी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, उनके लिए बोला गया है खत्म करने के लिए तेजी लाना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जलवायु के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य रखा गया है, कोयला को खत्म करना है या कम करना है धीरे धीरे करके। जीवाश्म ईंधन पर जो सब्सिडी मिलती है उसको चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे खत्म करने की बात, इसको भी बोला जा रहा है कि इसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि WHO भी ऐसा बोलता ही है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे घोषणा की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी हमारी घोषणा है वैश्विक विकास। वैश्विक विकास की घोषणा जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। वृद्धि को बढ़ावा देना है, असमानताओं को कम करना, याद रखिएगा जो असमानताएं हैं उसको यहाँ पे कम करने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है, और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना यहाँ बोला गया है। अच्छी तरह की जांची गई मौद्रिक और राजकोषीय साथ में वित्तीय संरचनात्मक नीतियों की जरूरत यहाँ पे दोहराई गई है। याद रखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि वृद्धि को बढ़ावा देना है, वृद्धि होगी तभी विकास होगा, है ना, विकास को बढ़ावा देना है, असमानताओं को खत्म करना है। किस चीज को, जो असमानताएं हैं उनको यहाँ पे खत्म करने के लिए बात की गई है। साथ में आर्थिक, इकोनॉमिकली और वित्तीय स्थिरता है उसको सस्टेनेबल करना है, उसको ऐसा बोला गया है। मौद्रिक राजकोषीय वित्तीय और सकारात्मक नीतियों को जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे दर्शाई गई है। पॉलिसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तभी इंटरनेशनल जो रिलेशंस बने हुए हैं बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, और हर देश के लिए कहीं ना कहीं अपनी जरूरत को यहाँ पे देखा जाएगा। छठवीं जो बात की गई है बहुपक्षीय विकास बैंक। कौन सी विकास है, बहुपक्षीय विकास बैंक अर्थात MDB। MDB की क्या बात की गई है इसको समझते हैं।
बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंक एमडीबी के लिए प्रतिबद्ध G20 नेताओं ने वित्तीय संस्थाओं से अधिकतम विकास प्रभाव बनाने के लिए नवीन वित्त पोषण मॉडल, याद रखिएगा कौन से, नवीन वित्त पोषण मॉडल और नई साझेदारियों के माध्यम से निजी पूंजी को लाभ उठाने को कहा है। याद रखिएगा जो प्राइवेट कैपिटल है उसको लाभ उठाने के लिए बोला है, और किसके लिए बोला है, जो बड़े और बेहतर अधिक प्रभावी जो बैंक है उनको बोला है कि G20 नेताएं हैं उनसे अधिकतम विकास को प्रभावशाली यहाँ पे बनाया जा सके। और नवीन वित्त पोषण, तो यहाँ पे नवीन वित्त पोषण का मतलब है जो न्यू एफडीआई वगैरह होती है इसको नए तरीके से इसको डेवलप किया जाए, और नए जो नई साझेदारी है एक दूसरे के देश के प्रति जो से नहीं हो रही है उनको भी यहाँ बढ़ावा देने की बात कहीं ना कहीं की गई है। तो यहाँ पे निजी पूंजी को लाभ उठाने के लिए यहाँ पे बातें की गई है। नेक्स्ट हमारी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की गई है, सीमा पार भुगतान, मतलब कि जो इंटरनेशनल जो पेमेंट होते हैं इन सब की बाउंड्री की बात की गई है, जो एक दूसरे देश में पेमेंट होते हैं इन सब के यहाँ पे सीमा पार भुगतान को लेके बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोदी जी ने खासकर दोहराई थी 2-3 बार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। इसको समझते हैं। घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम 2027 तक तेज, सस्ते, अधिक पारदर्शी, मतलब कि सबसे अधिक ट्रांसपेरेंसी, समावेशी सीमा पार भुगतान के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 रोड मैप के अगले चरण को लेकर प्राथमिकता वाले कार्यों को प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। किससे कहा गया था, G20 ने कहा था, लेकिन G20 में किसने कहा था, नई दिल्ली के जो घोषणा पत्र था उसमें कहा गया था। तो नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के द्वारा ऐसा कहा गया है कि 2027 तक, अब 2027 तक सबसे तेज, सस्ते और अधिक पारदर्शी समावेशी सीमा पार भुगतान के वैश्विक लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता अपनी दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बात की गई है, जो सीमा पार भुगतान होगा भारत के द्वारा हो सकता है, और G20 के सदस्य देशों के द्वारा बहुत अच्छे से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो यहाँ पे सीमा पार भुगतान के लिए भी बातें की गई है। अब जो इंपोर्टेंट बात आ जाती है एजुकेशन सेक्टर की, शिक्षा के सेक्टर की बात आ जाती है। एजुकेशन सेक्टर की जब भी बात आती है इसमें कान खड़े कर लिया करो क्योंकि इंपॉर्टेंट बात होती है। मानव पूंजी विकास के समर्थन में निवेश के महत्व को स्वीकार करते हुए, इंपोर्टेंट वर्ड है, मानव पूंजी विकास के समर्थन में निवेश को महत्व को समझते हुए, स्वीकार करते हुए G20 ने सभी शिक्षार्थियों के लिए डिजिटल विभाजन को दूर करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, मतलब कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग करने और उभरते रुझानों को बढ़ावा देने के लिए, प्रगति को तालमेल बिठाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं और शिक्षकों का सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। याद रखिएगा इन्होंने कहा है कि मानव पूंजी के विकास के लिए हम निवेश करेंगे, और निवेश में G20 सदस्य देशों ने कहा है जो सभी शिक्षार्थी हैं उनके डिजिटल विभाजन को हम दूर करने के लिए, कहीं कहीं आप देख सकते हो कहीं डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है, उस विभाजन को दूर करने के लिए, उस असमानता को दूर करने के लिए हम यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी उस उपयोग करने के लिए और जो रुझान है, उभरती तकनीकें हैं, प्रगति हैं, उन सारे शैक्षणिक संस्थाओं को और शिक्षकों के बीच में यहाँ पे तालमेल बिठाने की बात की गई है। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी बात है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट बात की गई है एग्रीकल्चर की, कृषि की बात की गई है जो इंपोर्टेंट है। एग्रीकल्चर की यहाँ पे क्या बात की गई है, G20 नेताओं ने कहा है कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और जीवन यापन की लागत पर दबाव डालती हैं। याद रखिएगा जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, जब गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी, तो याद रखिएगा जब यहाँ पे गुड्स की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं जो जीवन यापन है उस पर प्रभाव कहीं ना कहीं डालती ही है। कृषि, खाद्य और उर्वरक क्षेत्र में खुले और निष्पक्ष पूर्वानुमान योग्य नियम आधारित व्यापार को सुविधाजनक बनाने और प्रासंगिक विश्व व्यापार संगठन WTO, याद रखिएगा WTO के नियमों के अनुरूप निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इस क्षेत्र में कृषि के लिए क्या बोला गया है कि G20 के सदस्य देशों ने बात की है, इस पर सहमति बनी है कि वस्तुओं की जो कीमतें उनको नहीं बढ़ाई जाएंगी, या जो कि वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ती हैं उससे जीवन यापन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो इसीलिए जो WTO की कुछ शर्तें होती हैं व्यापार करने के लिए, निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए, कृषि, खाद्य और उर्वरक क्षेत्र में निष्पक्ष, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होगी, खुली होगी, हर नियम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ WTO के जो नियम है उसके अनुरूप यहाँ पे व्यापार का प्रतिबद्धता जताई गई है, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में। तो ये भी बात रखिएगा WTO की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म की। धर्म की जब भी बात आती है तो इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप काफी ज्यादा होता है। तो धर्म की बात है तो G20 के जो व्यक्ति उन्होंने धार्मिक प्रतीकों, पवित्र पुस्तकों के खिलाफ धार्मिक घृणा के लिए सभी कृत्यों की निंदा की है। याद रखिएगा इन्होंने G20 सदस्य देशों ने कहा है जो G20 के व्यक्ति हैं उन्होंने धार्मिक प्रतीकों
पवित्र पुस्तकों या फिर धार्मिक जो घृणा होती है उसके कृत्यों को इन्होंने कड़ी निंदा को यहाँ पे दर्शाया कि इन्होंने कहा है कि धर्म के क्षेत्र में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव ए अर्थात RES अपॉन 77 अपॉन 318 विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सहिष्णुता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया जाए। तो याद रखिएगा जो UN की यहाँ पर प्रस्ताव संख्या है A अपॉन RES अपॉन 77 अपॉन 318 जो प्रस्ताव संख्या, इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने बताया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संवाद और सहिष्णुता के प्रति जो सम्मान को बढ़ावा देना है, तो इस सम्मान को बढ़ावा देने के लिए UN की जो प्रतिबद्धता को यहाँ पर दर्शाया गया। हर देश को धर्म के प्रति ये UN की जो प्रस्ताव संख्या है इसके तहत अपनाना है, इसको प्रतिबद्धता यहाँ पे दर्शाने की बात की गई है और इस पे सारे देशों ने सहमति भी बना ली है। आखिरी में आपके लिए पूरी इंपोर्टेंट जो वीडियो थी आप लोगों को समझ में आ रही थी, आप लोग समझ में आई भी होगी, नहीं आई है तो कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चैनल पे अभी तक नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से दोस्तों आपको पता ही है मोटिवेशन मिलता है और हर जगह शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आप लोग फेसबुक पर भी। आज के हमारे एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो आप लोग को मुझे इसका आंसर कमेंट में देना है। बात करते हैं आंसर की, तो G20 सम्मेलन 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बात कर रहा है कि G20 का जो सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। दो कथन है, देखते हैं। सम्मेलन के पहले दिन का दूसरा सत्र वन अर्थ पर आधारित था। सम्मेलन के पहले दिन का पहला सत्र वन फैमिली पर आधारित था। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। अगर आप लोगों ने वीडियो मन से और देखिए तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। नहीं है तो याद रखिएगा तुक्का नहीं लगाना है, आप लोगों को वीडियो को दोबारा फिर से देखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना है क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक आंसर छुपा होता है और एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में न्यू जगह आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।